हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो हिंदी का पेपर होता है, पिछले साल के जो पेपर आए थे उसका जो है 11वां जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने जो क्लासेस हुई हैं नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। आपकी हिंदी के लिए जो कि जो है 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप 37 में 37 लाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर है, जो पिछले आपके एग्जाम हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तभी आपके पॉसिबल है कि 37 में 37 आ पाए। ठीक है, तो हिंदी की पूरी तैयारी के लिए वैसे आप सभी की तैयारी हो गई होगी, लेकिन अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि आपके 37 में कितने नंबर आ रहे हैं, उसके लिए आपको जो है जो हिंदी के पिछले साल के जो पेपर आए हैं या फिर जो पिछले साल आपके एग्जाम हुए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय जो है आपने देखा होगा कि लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पराजय है उसमें उपसर्ग क्या है, तो हमने बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी मूल शब्द जो मूल शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पराजय में जो है जय जो है मूल शब्द है। ठीक है, जय क्या है, मूल शब्द है। इसके पहले जो शब्द ऐड होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो किसी भी शब्द के पहले जो कुछ भी लगता है, जो कुछ भी ऐड होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे पराजय में जो जय है ये क्या है, एक मूल शब्द है। इसमें परा जो है क्या लगा है, एक उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परा उपसर्ग लगा है जिससे पराजय बन गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, यानी पीछे लगते हैं। ठीक है, तो लिखावट में लिख जो है क्या हो गया, आपका एक मूल शब्द हो गया। ठीक है, लिख क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इसमें जो है कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या अट लगा है, तो अट तो लगा नहीं है, वट भी नहीं है, अवट भी नहीं, बल्कि क्या है, आवट है। लिख में अगर हम आवट प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिखावट बन जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, क्या महो प्लस उत्सव होता है, या फिर महा प्लस उत्सव होता है, या फिर मही उत्सव होता है, या फिर म प्लस उत्सव होता है। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो सबसे पहले होता है महा, फिर होता है प्लस, फिर होता है उत्सव। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाता है, महोत्सव बन जाता है। तो महा प्लस उत्सव यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें कि इनमें संधि कौन सा है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है, किसमें, महोत्सव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। ये एक वाक्य दिया गया है, मैंने घर जाना था। इसमें जो अशुद्ध अंश है यानी अशुद्ध जो शब्द है वो कौन सा है, क्या मैंने है, घर है, जाना है, या फिर था। तो मैंने घर जाना था तो होता नहीं है, बल्कि क्या होता है, मुझे घर जाना होता है। तो कहाँ पे अगर मैंने के जगह हम मुझे लगा देते हैं तो ये वाक्य जो है पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मुझे घर जाना था ये होता है। ठीक है, मुझे घर जाना था, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाता है इस अशुद्ध वाक्य का। तो कहाँ पे गलती है, मैंने में गलती है। मैंने को अगर हम मुझे कर देते हैं तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे मुझे होना चाहिए, ये मैंने क्या है, गलत है। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, या फिर है अव्ययी भाव। तो देशभक्ति में कौन सा है, तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा है, तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें कि कौन सा समास है तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। देशभक्त उन्हीं को कहते हैं जो देश के लिए भक्त होते हैं, देश के लिए जो भक्ति जिनके अंदर होती है उनको देशभक्त कहते हैं। तो तत्पुरुष समास यहाँ पे देशभक्ति में है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, वाच्य बताना है, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर क्रियावाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा है, तो इसमें है कर्मवाच्य। कौन सा है, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है क्या हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा।
अगर बात करें कि जो कर्म वाच्य है, इसकी जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है, तो कर्मवाच्य हम पहचानेंगे कैसे? कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हमें ये देखना होता है कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होता है। जहाँ पे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, यहाँ पे जो कर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ना हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय इसमें बताना है कौन सा है? प्राचीन है, मोटा है, गरीब है या फिर और है। इसमें अव्यय कौन है? तो अव्यय क्या है? यहाँ पे अगर अव्यय की बात करें तो और जो है ये क्या है? एक अव्यय है। ठीक है, और क्या है? एक अव्यय है। ठीक है। और अगर ये भी देखा जाए कि कौन सा अव्यय है, तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं लास्ट में किसी भी सेंटेंस को खत्म होने के बाद जब एंड करते हैं, खत्म करते हैं, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो हिंदी का कोई भी वाक्य अगर हम पूरा करते हैं तो वहाँ पे अगर पूर्ण विराम लगाना होता है तो किस निशान का जो है यूज करते हैं? तो वो ऐसे निशान होता है। एक सीधी खड़ी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। तो ए तो है नहीं, ए क्या है आपका? ये विस्मयादि बोधक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी क्या है? एक पूर्ण विराम का निशान है। कोई भी लाइन खत्म होती है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन खत्म हुई है, अगर वो क्वेश्चन वाक्य नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जरूरत वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे सिंपल अगर वाक्य है तो उसको खत्म करना है तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष होना, पाप करना, दोषी होना या फिर चोरी करना। तो दूध का धुला होना का मतलब होता है निर्दोष होना। कोई अगर किसी ने कुछ काम किया है, ठीक है, वो अपने आप को जो है निर्दोष साबित कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि आप अपने आप को ज़्यादा दूध का धुला ना मतलब समझो, यानी कि ना मानो, यानी कि आप निर्दोष ना मानो। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को निर्दोष कह रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो निर्दोष है, तो उसको हम कह सकते हैं कि दूध का धुला होना या दूध का धुला है, यानी कि पूरी तरह निर्दोष है। ठीक है, तो निर्दोष होना दूध का धुला होना का मुहावरे का अर्थ होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है? जी नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या फिर बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है? बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है? जी नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जो शक्ति संपन्न होते हैं, जो एक बलिष्ठ होता है इंसान या आदमी, वो अपना काम किसी न किसी तरीके से बना ही लेता है। जिसकी लाठी उसका भैंस का मतलब होता है कि जो शक्ति संपन्न आदमी होता है वो अपना काम बना ही लेता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? को वीर रस का स्थायी भाव क्या क्रोध होता है? जी नहीं। क्रोध जो है किसका स्थायी भाव है? तो ये है रौद्र का। क्रोध जो है किसका है? रौद्र का है। भय का जो है स्थायी भाव होता है, या फिर यूं कह ले कि जो भय एक स्थायी भाव है, ये किस रस का है? तो ये है भयानक का। भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। विस्मय किसका है? तो विस्मय होता है अद्भुत का। ठीक है, तो यहाँ पे वीर रस का पूछ रहा है, तो वीर रस का क्या होता है? उसका होता है उत्साह। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? क्या 11 होती हैं, 12 होती हैं, 13 होती है, 14 होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो होती हैं 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सोरठा दोहा जो है, सोरठा जो क्या होता है? दोहा का ठीक विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार जो है कौन सा है? क्या उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक है? तो शब्दालंकार कौन सा है इसमें? तो शब्दालंकार कौन सा है? वो है यमक। यमक कौन सा अलंकार है? तो शब्दालंकार का उदाहरण है, ये कह सकते हैं शब्दालंकार है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सा है? ठीक है, निम्न में से जो तालव्य ध्वनि है, जिसका जो जिन शब्दों को या फिर जिन जो वर्ड होते हैं उनका यूज करने में हमें जो ताल होता, तलवा होता है, उसका यूज होता है, वो शब्द होते हैं तालव्य। ठीक है, तो क्या जो है टा वर्ग होता है, टा होता है, या फिर पा होता है, या फिर सा होता है, या फिर का होता है?
तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आप सभी जानते हैं चा वर्ग पूरा आता है। चा वर्ग का मतलब कि चा, छा, जा, झा, इया ये आते हैं, चा वर्ग पूरा आता है। सीटी वाला सा आता है। साथ में जो है अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर जो है छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों कहाँ से आते हैं, ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये आपका सा जो है क्या है, तालव्य है। ठीक है, टा वर्ग नहीं आता है, पा भी नहीं आता है, सा आता है। ठीक है, और का वर्ग नहीं आता है। ठीक है, यानी कि जो तालव्य है उसमें चा वर्ग पूरा पूरा आता है और सीटी वाला सा आता है, ई आता है और बड़ी ई आती, छोटी ई और बड़ी ई दोनों, ये सारे चीज कहाँ पे आते हैं, तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो अघोष होते हैं वो कौन से होते हैं। तो किसी भी जो है वर्ग के, जैसे मान लीजिए कि का वर्ग है, का हो गया, का वर्ग के अंतर्गत का हो गया, खा हो गया, गा, घा, अंगा, ये क्या हो गए, का वर्ग हो गया पूरा। ठीक है, तो किसी भी वर्ग के जो प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं, एक पहला अक्षर ये हो जाएगा और दूसरा ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अघोष। प्रथम और द्वितीय जो वर्ड होते हैं का और खा क्या हो जाएगा, अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा सॉरी तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सघोष के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा वर्ड अघोष है, क्या का होगा, गा होगा, घा होगा या फिर जा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमने बताया था, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा में का आपका आता है, गा आपका तीसरा आता है, घा भी चौथा आता है, और जा जो होता है वो जो है चा वर्ग का, चा, छा और जा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा पहला जो है का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो याद रखना है। ठीक है, साथ में अगर हम सघोष की बात करें तो जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं जैसे या, रा, ला, वा, वो जो हैं, और जो ऊष्म व्यंजन का हा होता है ये भी सघोष वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्री एक पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है। जो है एक पुरुष का जो है बोध कराएं। ठीक है, एक पुरुष का जो है बोध कराएं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री का बोध कराए वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो क्या उपहार स्त्रीलिंग है, ग्रंथ आपका स्त्रीलिंग है, या फिर जो है मस्तिष्क स्त्रीलिंग है, या फिर आपका रचना स्त्रीलिंग है। तो आप सभी जानते हैं उपहार दिया गया, ग्रंथ पढ़ा गया, मस्तक पर तिलक लगाया गया, तो ये क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, ये हो गए पुल्लिंग आपके। ठीक है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रचना की गई, रचना की गई क्या होता है, स्त्रीलिंग। की गई जहाँ पे लास्ट में ई का बोध हो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है जो पुरुष का बोध जो है बोध कराए। क्या इच्छा, इच्छा की गई। ठीक है, या राष्ट्र होता है, या फिर रक्षा की गई, या फिर योग्यता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग योग्यता क्या है आपका, एक स्त्रीलिंग है, रक्षा की गई ये भी स्त्रीलिंग है, इच्छा की गई ये भी है, राष्ट्र जो है क्या है आपका, राष्ट्र के लिए होता है ना, राष्ट्र के लिए कुछ किया गया। ठीक है, राष्ट्र के लिए लड़ा गया, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन में होता है। क्या लड़का बहुवचन में होता है, जी नहीं, लड़का एक वचन होता है। लड़के क्या होता है, बहुवचन होता है। घोड़ा नहीं होता है। यहाँ पे जो प्राण शब्द है ये क्या होता है, ये हमेशा जहाँ भी यूज होगा बहुवचन के रूप में ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ने किस कारक का चिन्ह है। कारक के अलग अलग चिन्ह हमने बताया था। ठीक है, जैसे में जो है किसी कारक का चिन्ह होता है, तो वैसे ही ने भी किसी कारक का चिन्ह है, वो किसका है ये बताना है। क्या कर्ता का है, कर्म का है, करण का है, या फिर संप्रदान का है। तो ने जो है किसका है, आप सभी जानते हैं। जो पूरा जो कर्ता कारक के चिन्ह अगर हम देखें तो कर्ता का क्या होता है, ने होता है। तो किसका हो जाएगा, ये कर्ता का हो जाएगा। अगर कर्म की बात करें तो यहाँ पे को होता है।
करण जो होता है उसके लिए से भी होता है और के द्वारा भी होता है। ठीक है, से और के द्वारा किसका चिन्ह होता है? करण का होता है। अगर हम संप्रदान की बात करें तो यहाँ पे को होता है और के लिए ये जो निशान है या चिन्ह है किसके होते हैं? ये संप्रदान के लिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर ने की बात हो रही है तो ने किसका है? ये कर्ता का है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, ये सब किसके हैं? ये अपने अपने पहचान होते हैं, निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है, तुरने किसका है? कर्ता का है। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है? घर है, आप है, पहाड़ है या फिर नदी है। तो सर्वनाम हमने बताया था कि जो संज्ञा की जगह जो चीज़ें यूज हो वो होती सर्वनाम। तो संज्ञा जैसे मान लीजिए आप है, ये सर्वनाम होगा। आपकी जगह जो है कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा संज्ञा। और जहाँ पे आप, तुम, इन सब चीज़ों का या फिर ये वो, इन सब चीज़ों का यूज हो तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। घर की बात करें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक है और नदी भी, यानी कि ये तीनों जो हैं ये नदी, पहाड़, नदी और घर, ये जातिवाचक संज्ञा है और आप क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है। विशेषण बताना इसमें कौन सा है? पहला है लंबाई। क्या लंबाई में विशेषण है? बुढ़ापा में है, समझ में है या फिर शांत में है। तो जो विशेषण है लंबा जो है, विशेषण बताना इसमें कौन होगा? तो जो विशेषण है, ठीक है, वो होगा यहाँ पे शांत। शांत जो है क्या है? एक विशेषण है। अगर इसकी विशेष की बात करें तो वो हो जाएगा शांति। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। ठीक है। समझ क्या है? ये विशेषण नहीं बल्कि एक विशेष्य है। बुढ़ापा भी एक विशेष्य है। ठीक है, और लंबाई भी क्या है? एक विशेष्य है। अगर लंबाई की विशेषण की बात करें तो लंबा होता है, बुढ़ापा का बूढ़ा होता है, समझ का समझदार होता है, शांत का जो है ये विशेषण है। अगर इसके विशेष की बात करें तो वो शांति होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें से बताना कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो कौन सा है। क्या गिरना है, बोलना है, सुनना है या फिर कहना है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया जो है माना जाता है वो जो है यहाँ पे सुनना है। सुनना क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। यहाँ पे वैसे तो कोई भी नहीं होना चाहिए जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे गिरना जो है एक मूल शब्द है, इसका अगर प्रेरणार्थक क्रिया माने तो कौन सा होता है? गिरवाना हो जाता है। बोलना का बोलवाना होता है, सुनना का सुनवाना होता है, कहना का कहवाना होता है, ये प्रेरणार्थक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं एक भी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लेकिन जो जब एग्जाम हुआ था 16 जो है 2018 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 जून 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो इसमें जो है जो आयोग ने क्या माना था? सुनना को जो है सही माना था। ठीक है, बाकी इसमें जो है अगर देखें तो एक भी जो ऑप्शन है वो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण नहीं है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का जो काल है वो क्या है? पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है कौन सा है? तो ये जो है सामान्य वर्तमान तो है नहीं, बल्कि ये क्या है? पूर्ण वर्तमान है। ठीक है, नहीं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ये क्या है? एक पूर्ण जो है वर्तमान है। ठीक है। अगर संदिग्ध की बात करें तो लड़के ने पुस्तक पढ़ा होगा, अगर होगा होता लास्ट में तो वो होता संदिग्ध वर्तमान। अगर संभाव्य वर्तमान की बात करें तो संभाव्य में होता शायद, शायद जहाँ पे यूज हो जाता है वहाँ पे संभाव्य हो जाता है। शायद लड़का ने पुस्तक पढ़ता हो या शायद लड़का पुस्तक पढ़ता हो या फिर शायद लड़के ने पुस्तक पढ़ी हो, तो यहाँ पे भी संभाव्य हो जाता। अब कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें जो काल बताना है वो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। क्या अचरज में तद्भव है, अंधकार में है या फिर जो है अंगरक्षक में है या फिर आशा में है। तो अचरज में जो तत्सम तद्भव बताना है वो कौन है? वो है अचरज, सॉरी इस क्वेश्चन में, ठीक है, तद्भव जो बताना है वो क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। अचरज क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी अंधकार, अंगरक्षक, आशा ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। अचरज क्या है? एक तद्भव शब्द है।
शीत का विलोम क्या होगा? शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। तो शीत का विलोम ठंड तो होगा नहीं, क्योंकि शीत पूछ रहा है। गीत भी नहीं होगा, कृष्ण भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हो जाएगा उष्ण। जैसे पूछ रहा है जिस लैंग्वेज में, वैसे ही लैंग्वेज में विलोम बनाना है। ये नहीं कि शीत का मतलब ठंडा होता है तो हम यहाँ पे ठंडा लिख दे। शीत का क्या हो जाएगा? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठंडे का गर्म होगा। ठीक है। कर का अर्थ नहीं होता है, इसमें बताना है। जो कर होता है उसका अर्थ नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? क्या सूर्य होगा, या हाथ होगा, किरण होगा, या फिर टैक्स? कर का मतलब टैक्स होता है, जो कर हम पे करते हैं उसको हम इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एक कर जो होता है वो किरण को भी हम कर बोल देते हैं। जो किरण सूर्य से निकल के आती है उसको भी हम जो है कर बोलते हैं। और तीसरा जो हाथ है, जो हाथ होते हैं सामान्य मनुष्य के, उसको भी हम कर बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों क्या है? ये कर के अर्थ है, लेकिन सूर्य कर का अर्थ नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी निगेटिव पूछ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो हमें कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ हमें कठिनाई से मिलती है तो क्या दुर्गम कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, अगम अगम कहेंगे, या फिर सुलभ कहेंगे? तो जो चीज़ हमें कठिनाई से मिलती हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है दुर्लभ। ठीक है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम होता है, जो हमें कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है, जहाँ से हम सरलता से पहुँच जाएं वो होता है सुलभ। ठीक है। और जहाँ कोई पहुँच ही ना पाए वो होता है अगम। ध्यान रखना है। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? क्या अनिल का अर्थ वायु होता है? बिल्कुल सही। अनिल का अर्थ वायु होता है, और अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। तो अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, और अनल किसका है? अग्नि का है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में पढ़ लेते हैं क्या पैराग्राफ दिया है। भारत ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हमें ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। हम जो है जो ओलंपिक गेम होता है उसमें स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विश्व चैंपियन रहने वाला भारत आज उस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल क्षेत्रों खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ठीक है। तो ये गद्यांश दिया है एक पैराग्राफ के रूप में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, यानी उसके जो आंसर हो इसी गद्यांश में दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है। जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसका क्या शीर्षक हो सकता है? पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति। जी नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति तो इसका जो है जो शीर्षक वो हो नहीं सकता। खेलों का गिरता स्तर, ये आपका शीर्षक है। ठीक है। क्योंकि लगातार ये चीज़ बताई जा रही है कि जो ओलंपिक गेम होते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, मेडल नहीं ला पा रहे काफ़ी सालों से। इसका मतलब है कि खेलों का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। यही क्या है? शीर्षक है। ओलंपिक पदक नहीं है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं है, ये तो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। कौन सी चीजें खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है? क्या दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी है, या फिर सुविधाओं का अभाव है, या फिर खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान है? तो जो खेलों के गिरते गिरते स्तर का जो कारण नहीं है वो क्या है? वो है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ये जो है इसका कारण नहीं है। बाकी दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी है, सुविधाओं का अभाव, ये सब गिरते स्तर का कारण है। लेकिन ये खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये स्तर गिरने का कारण नहीं है। ठीक है। यानी क्वेश्चन निगेटिव हो, निगेटिव ही यहाँ पूछ रहा है। ठीक है।
खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खेल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसका? खिलाड़ियों को सुविधा देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या फिर अभ्यास करने से, या फिर आपसी गुटबंदी होने से, या फिर खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो सुविधा देने से तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा नहीं, अभ्यास करने से भी नहीं पड़ेगा, खिलाड़ियों को सम्मान नहीं देते तो उससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या सॉरी सम्मान देने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, किससे होता है? आपसी गुटबंदी होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खेलों पर। ठीक है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। अगर जो गद्यांश हमने पढ़ी है उसके अनुसार जो उपलब्धियों में नहीं है, किसके? राष्ट्र की उपलब्धियों में। क्या वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है, या फिर है कृषि? तो जो गद्यांश दिया है उसके अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में जो नहीं है वो है क्या? खेल। यानी खेल को जो राष्ट्र है वो उसको उपलब्धियों में नहीं मानता है, इसलिए जो खेल है वो लगातार इसका स्तर गिर रहा है। लोग जो है, जो खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है खेल। ठीक है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ है आपसी गुटबंदी। आपसी गुटबंदी की वजह से आगे निकले हैं? जी नहीं। खिलाड़ियों की जो है उपेक्षा होती है, इसलिए जो हमसे आगे निकल गए हैं, या फिर दोषपूर्ण नीतियाँ होती हैं, या फिर वहाँ खेलों का राष्ट्रीय सम्मान होता है। बिल्कुल सही, जो देश हमसे आगे निकल गए हैं खेलों में वो इसलिए निकल गए हैं क्योंकि वहाँ पर खेलों का राष्ट्रीय सम्मान होता है। ठीक है, राष्ट्र, पूरा राष्ट्र क्या है, खेलों का सम्मान करता है, इसलिए वहाँ के खिलाड़ी आगे निकल गए हैं। ये तो इतने क्वेश्चन किससे थे? गद्यांश थे। अब क्वेश्चन आता है जिसमें जो है आपके रचनाएं होती हैं, जैसे अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन? अंधेर नगरी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, आपने बचपन में 6, 7, 8 में शायद आपने पढ़ी होगी हिंदी की किताबों में अंधेर नगरी। ये एक नाटक है, उसके रचयिता कौन है? जैसे टका शेर, खाजा टका शेर, भाजी, आपने इस टाइप के जो है बहुत सारे चीज़ें पढ़ी होंगी अंधेर नगरी में। ठीक है, तो इसके जो रचयिता है कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद हैं? जी नहीं। मोहन राकेश हैं? भीष्म सायनी है? जी नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता है कौन है? जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगर बात करें भीष्म सायनी की रचनाओं की, तो भीष्म सायनी की जो रचनाएं है वो हनूस है। ठीक है, हनूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, ये किसकी हैं? भीष्म सायनी की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें अगर बात करें तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र होता है, भारत दुर्दशा है बहुत ही ज़्यादा फेमस, अंधेर नगरी तो है ही, दुर्लभ बंधु है। ठीक है, मोहन राकेश की अगर जो है रचनाओं की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन बहुत ही फेमस है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे, इनके जो है रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो स्कंदगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, ध्रुवस्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना एक घूट, ये इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे जो अंधेर नगरी है किसकी है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। गोदान किसका उपन्यास है? बहुत ही फेमस है। क्या यशपाल का है? जी नहीं। प्रेमचंद का है? जी हाँ। गोदान किसका है? ये प्रेमचंद का है। गोदान जो है ये किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद की है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीजक। क्या यह कबीर की रचनाओं का संग्रह है, जायसी का है, सूरदास का है, या फिर तुलसीदास का है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये है कबीरदास। ठीक है, किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये जो है किसकी रचनाएं का है? ये है कबीरदास का। ठीक है, कबीरदास की जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी, ये 3 रचनाएं हैं। इन तीनों रचनाओं का जो संकलन है किसमें किया गया है? तो ये किया गया है बीजक में। ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन? या जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर महादेवी वर्मा है? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, याद रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये 37 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आपके 37 में कितने नंबर आए हैं? अगर आपने सॉल्व किया है, आपने तैयारी करी है, कितने नंबर आए हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को यह जो क्लास हुई है आज की वो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।